हेलो सलामकुम जी। डॉक्टर राना मोहम्मद जीशान। आज हम जीकी टॉक्स की एक नई एपिसोड के साथ आए हैं और आज हमारे जो मेहमान है वो अपनी मेडिकल लाइफ की कॉलेज ईयर्स में भी बहुत ज्यादा फेमस थे अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, और उसके बाद अपनी फील्ड ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, जो आई से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो आइए उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उनकी जर्नी गई, और उसके अलावा जो है आप लोग के क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मजहर और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ। लाहौर से मेरा ताल्लुक है और मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं आई में स्पेशलिटी किए हुए। लाहौर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बस ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है काम के हवाले से और मेरे हवाले से। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो बताएं अपने बचपन के बारे में कि बचपन आपका कैसा था, शरारती थे, सीरियस थे, किस तरह आपका जो है वो बचपन गुजरा। नहीं, मैं शरारती तो बिल्कुल नहीं था। सीधा साधा से था। बहुत ज़्यादा शरारतें करता नहीं था। और घर में सबसे छोटा हूँ मैं अपने बहन भाइयों में। तो बहुत ज़्यादा लाडला भी था और हूँ, अभी भी हूँ। बाहर घूमना फिरना बहन भाई के साथ ही होता था, छोटा होने की वजह से और लाडला होने की वजह से मुझ पे थोड़ी पाबंदियां भी ज़्यादा थी। तो मुझे इजाज़त नहीं थी अकेले घर से बाहर जाने की, और काफ़ी अरसे तक बड़े होने के भी काफ़ी देर बाद तक मुझ पे पाबंदियां रही हैं। तो शरारती नहीं रहा, लेकिन ये है कि बचपन अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है, खेल कूद में और घूमने फिरने में। जिस तरह हमारा यहाँ का बॉयज़ का होता है, क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट बहुत खेली मैंने एफएससी तक। और सही बाकी सही। स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स बहुत खेली मैंने। वीडियो गेम्स बहुत खेलता था मैं। अच्छा स्पोर्ट्स अच्छा। वगैरह सारे इंडोर आउटडोर सारे किए हैं मैंने। अच्छा, मेरा भी यही है कि मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो इसके मेरे से फायदे तो है लेकिन ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है। ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे तो हाँ, यही होता था कि यार कहीं पे जाना है तो इजाजत ही नहीं मिल रही। बड़े भाई के साथ जाना है, किसी के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। ओवरनाइट स्टे की इजाजत नहीं थी, किसी के साथ नहीं रुकना, किसी दोस्त के घर नहीं रुकना। और अगर इवन अभी भी मुझे ये होता है कि मैं कहीं बाहर लेट हो जाऊं तो मुझे अपने फादर को इन्फॉर्म करना पड़ता है घर में कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। आप परेशान ना होइएगा, मतलब अभी तक मुझे ये सारा बताना पड़ता है घर में। सही है। ये तो है, मेरे साथ भी यही होता है। मैं भी सबसे छोटा हूँ ना, तो कहीं पे भी जाना वो, क्योंकि एक आदत बन जाती है, आप छोटे होते हो तब भी ये जो है ये ध्यान रखना, बड़े भाई के साथ जाना है इस तरह। तो अभी भी कहीं मैं जाऊँ ना, मेरे साथ भी यही होता है सेम, के 10-11 बजे तो अब्बू की कॉल आनी आनी होती है कि भाई कहाँ हो, आए नहीं अभी तक हाँ, वापस। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप बताएं फिर मेरा आपने कट ऑफ कैसे। टाइम भी 10 बजे है। 10 बजे जी, के बाद अच्छा मुझे अच्छा। कॉल आ जाती है सही सही। कि भाई बता दो कब तक आना है। सही है। अच्छा फिर भाई आप ये बताएं कि मेडिकल फील्ड आपने फिर किस तरह चूज की, क्या अपना इंटरेस्ट था या पेरेंट्स का था। यार ये ना, इस मामले में बड़ा ड्रामेटिक है मेरा। मेडिकल फील्ड में मैं भी डॉक्टर चाहता था, मेरी कभी चॉइस नहीं थी ना, मुझे कोई खास अट्रैक्ट करता था बीइंग अ डॉक्टर। मैं हमेशा से इंजीनियर बनना चाहता था, ऑलवेज आई वांटेड टू बी इंजीनियर, और वो भी सिविल इंजीनियर। मुझे मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह जब मैं देखता था तो मुझे बड़ा शौक था कि यार ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनानी है, इसके समय भी काम करना है। सो सही सही। जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक मैंने प्री मेडिकल ही किया, बायो ही पढ़ी। तो उस समय मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने मेरा जो फॉर्म दिया इंटर में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों में उन्होंने सबमिट करा दिया मेरे फादर ने। तो मेरा दोनों में नाम आ गया, मेरिट में, एफएससी में, प्री इंजीनियरिंग में भी आ गया, प्री मेडिकल में भी आ गया। एडमिशन ठीक दोनों ठीक। में मेरा होता। तो मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि हमारा बेटा डॉक्टर हो। उन्होंने मुझे फोर्स कभी नहीं किया, बस लेकिन मुझे आइडिया था। तो फिर वो बस एक लम्हे के लिए बस वो पेरेंट्स की ख्वाहिश है, चलो यार लेट्स ट्राई टू बी अ डॉक्टर। और फिर मैंने प्री मेडिकल को ऑप्ट कर लिया था, प्री इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दिया था। सही सही। तो एफएमएच कैसे चूज किया आपने। एफएमएच भी किस्मत ने चूज करवाया, मैंने नहीं किया। सही सही। मेरा एडमिशन हुआ था एफएससी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन होता रहीम यार खान में। रहीम यार ठीक खान ठीक। में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन वही बात है, अभी हम बात करते हैं कि छोटा होने की वजह से ये हाँ, नुकसान मुझे हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं भेजा।
जी सही सबसे सही। छोटा है हमारा बेटा, कैसे अकेले हॉस्टल लाइफ। ये बात है 2004 की। उस टाइम पे सही जरा सही। थोड़ा वो एरिया इतना डेवलप भी नहीं था। हम्म। तो मेरे फादर और मदर ने जो है ना इनकार कर दिया कि नहीं यार, ना तुम्हें तो तुम रहने दो, छोड़ दो। अच्छा, मैंने ये कहा कि यार अब इतनी इतनी मेहनत कर ली एफएससी के अंदर, तो अब क्यों छोड़ने, एडमिशन हो रहा है तो ये वो। यार उन्होंने मुझे नहीं भेजा समाओ। फिर उन्होंने, अब फिर अगेन एफएमएच में क्यों आए, अभी बड़ा ड्रामा है कि वो मेरे फादर को थोड़ा मुझे कि यार इस मेडिकल में हो जाए, नंबर कुछ अच्छे थे ही, बट उनको इतना आइडिया नहीं था। और उन्होंने कहा था कि इसका लाहौर में कहीं हो जाएगा, बट लाहौर में नहीं हुआ। तो उन्होंने इस ठीक है। कॉन्फिडेंस के ऊपर मेरा किसी और फील्ड में एडमिशन की कोशिश ही नहीं की। लाइक ना ना डेंटिस्ट्री में, ना फार्मेसी में, ना इवन बीएससी में, किसी में फॉर्म जमा नहीं कराया। तो सही जब ये सही। रिजल्ट्स आउट हुआ, एंट्री टेस्ट वगैरह सब कुछ, मेरिट बना, तो खान में जब हुआ तो तब तक हर जगह पे दाखिले बंद हो चुके थे। सही तो सही। मैं अब या तो रहीमिया खान जाता, वो मुझे खबर ने जाने नहीं दिया, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास कोई था नहीं, कहीं और जगह अप्लाई ही नहीं किया हुआ था। तो फिर अब मेरे फादर को भी हो गया, या तो गलती हो गई, रिपीट वो हम्म। मुझे करने नहीं दे रहे थे कि साल जाया नहीं करना तुम्हारा, तो तुम एक काम करो, तुम बीएससी में दाखिला ले लो। तो मैंने कहा यार इतनी अच्छा मेहनत अच्छा। करके बीएससी में दाखिला लेना था, तो फिर मेहनत ही ना करता इतना। हाँ। एनीवेज उन्होंने जी कुछ कह के कहीं पे ना मेरा साइंस कॉलेज है वादत रोड पे बॉयज का, सही सही। उधर मेरा बीएससी में admission करवा दिया। अब अच्छा। खैर वो कॉलेज कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, तो हम्म। उधर अब उन्होंने जब एडमिशन कराया मेरा, तो वो एक मेरे लिए काफी एक दुख की बात थी कि यार नंबर भी अच्छे हैं, सब कुछ है। चलें, आपने बीएससी करनी है आप जीसी से कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी से कर लें, कर भी रहे हैं तो आप साइंस कॉलेज से कर रहे हाँ, एक हैं। छोटे खैर से एनीवेज कॉलेज से वो कर रहे हैं। फिर वो लो मेरिट कॉलेज था, मतलब मेरे अब मार्क्स थे ऑलमोस्ट 79% एग्रीगेट था मेरा। सही सही। तो वहाँ पे जो आते थे वो 60% वाले आते थे। तो मेरे टाइम पे जब मैंने एफएससी की थी 2004 में, तो 79 बहुत, हमारे टाइम पे टॉप ही 81, 82, 83, 85, 4 इस तरह पे होता था। ऐसे ही तो है। इतने परसेंटेज पे टॉप हो जाता था। तो फिर वो जब वहाँ पे जब मैं गया, तो वहाँ के टीचर्स ने मुझे कहना, यार तेरे इतने परसेंट है, तू किसी और फील्ड में क्यों नहीं गया, तू बीएससी में आ गया, और देन वो भी साइंस कॉलेज में आ गया। हम्म। आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू लेट एनी कॉलेज डाउन, बट एक होता है जी। ना मेरिट, एक लेवल होता है, उस हिसाब से वो थोड़ा लो मेरिट कॉलेज था, तो वहाँ पे वो मुझे भी वो अनफिट ही कहते थे कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस कॉलेज। एंड एनीवेज वो मैंने तकरीबन एक डेढ़ महीना बीएससी भी पढ़ी वहाँ से। सो किस्सा मुख्तसर के मीन वाइल मेरा एक दोस्त होता था जीसीए, मेरा क्लास वाला, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मैंने ना एफएमएच में एडमिशन करवाना है, वहाँ पे आजकल एडमिशन चल रहे हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एक तो। तू सही मेरे, सही। मैं लाहौर आ रहा हूँ, इस्लामाबाद से है, मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो तू मेरे साथ चल एफएमएच और मेरा वहाँ पे प्रोसेस करवा दे। मैंने कहा चल ठीक है, तू आ जा, मैं चला चलूंगा। तो मैं जब गया उसके साथ वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा शौक हुआ यार कि ये चलो प्राइवेट है, तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं बात अपने घर वालों से। और मैं कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो मैंने जब वापस आया उसके साथ, तो मैंने घर बात की अब्बू से कि इस तरह वहाँ पे है, मैं चाहता हूँ ये वो। मैं थोड़ा सा, मेरे अब्बू सोचे पड़ गए कि यार है प्राइवेट, अब साल कितने पैसे देने पड़ेंगे, महंगा है ये वो। पर खैर मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरे मेरे बड़े बहन भाई ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं चलो बच्चे की ख्वाहिशें करा दें कुछ ना कुछ करके। तो सामा फिर वो मेरे फादर ने मैंने भी फिर जाके नेक्स्ट जाके फॉर्म लिया, फॉर्म जमा कराया, तो वो आ गया, फिर मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे आ गया, मेरा नाम अच्छा मेरिट था मेरा, टॉप पे ही आ गया ऑलमोस्ट, अच्छे नंबर ऊपर सही के सही। नंबरों में आ गया। तो दैट्स हाउ आई गॉट एडमिशन एफएमएच। और जो मेरा दोस्त एडमिशन के लिए आया, वो वापस चला गया, उसने नहीं लिया। अच्छा, उसका नहीं हुआ। तो वो मेरे लाला की तरफ से एक पीला, उसका इसलिए उसने अप्लाई नहीं किया, वो सही फॉर्म लेके सही। चला गया। इनफैक्ट वो हम्म। फॉर्म लेके भी नहीं गया। मुझे मेरे सामने उसको फादर ही कॉल आ गई कि यार तू आ जा, हम यहाँ तेरा एबटाबाद में कोई शायद मेडिकल कॉलेज है, हम वहाँ करा देंगे, क्योंकि बेसिकली इस्लामाबाद से तो प्रॉब्लम उसको करीब था, या जो भी। हम्म। खैर वो वापस चला गया फॉर्म लिए बगैर ही। लेकिन वो शायद अल्लाह ताला ने उसको मेल ही भेजा था कि मेरे लिए वसीला बनता वो, हाँ, नहीं, वो कि मैं आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिल एडमिशन ले कराने आया था कि जो है ना, एग्जैक्टली। तो आपका ये एडमिशन तो हो वो एक मेरे एडमिशन के लिए आया था वो, सम अल्लाह की तरफ से। तो दैट्स हाउ फिर मेरा वहाँ पे एफएमएच में नाम आ गया, मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। जैसा मैं मेडिकल में एफएमएच में जाए। आया। अच्छा तो। मेरा प्लान ये था कि जी जी। बीएससी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर जो है ना थोड़ा मजीद रिपीट करके एक एफएससी और एंटी टेस्ट अपने नंबर्स बेहतर करके कोशिश करूंगा मेरा लाहौर में ही नाम हो।
प्लान सही तो फिर सही मेरा यही था। सही। अच्छा, मेमोरीज बताएं आपकी एफएमएच में ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा? कुछ लोगों का होता है जर्नी जो है वो कहते हैं कि हम जो अ, है वो बड़ी अच्छी जर्नी गई है, कुछ जो है वो कंप्लेन ही करते रहते हैं। देखा हमने अपने कलीग्स को भी, कुछ को, कि वो 500 साल जो है वो कंप्लेन ही करते रहे कि बस ये कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, मैं तो एफएमएच का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया डॉक्टर बनने का, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, वो एफएमएच की वजह से ही। अगर मैं एफएमएच में ना होता तो शायद मैं डॉक्टर ही ना होता। तो पहली चीज़ ये कि जो लोग अपने इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि ये बुरा था, ये था, वो था, देखिए हर जगह अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, एफएमएच की बुरी चीज़ें बहुत सारी हैं, मुझे पता है। बट ये कि अगर मैं डॉक्टर हूँ आज तो उसकी वजह से, तो उसके लिए हमेशा ज़िंदगी भर थैंकफुल रहूंगा एफएमएच का। मेमोरीज मेरी बहुत अच्छी है। एफएमएच ने एक जो चीज़ मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव पैदा की, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं बहुत शाय होता था कि मैं कभी को एड में नहीं पढ़ा। मैट्रिक तक मैं जो बॉयज स्कूल में पढ़ा, इंटर में भी बॉयज होता है एफएससी में। तो जब मैं एफएससी में आया था, पहले तो को एजुकेशन में आया, तो मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। लेकिन एफएमएच में आके फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अपने आप को चेंज करना है। स्टेज फियर था मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कभी स्टेज पे हम्म। नहीं, छोटी क्लासेस में गया था तब कुछ समझ नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो फिर मेरा वो स्टेज फियर बढ़ता गया, तो मैं फिर नहीं गया। बट एफएमएच में आके मैंने अपने अंदर चीज़ें पैदा की, मैंने डिफरेंट सोसाइटी ज्वाइन की, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, स्टेज पे गया। इस एफएमएच में ड्रामेटिक्स हैं, डिबेट्स हैं, आर्ट्स एंड फोटोग्राफी है। इनफैक्ट मैं इन सब सोसाइटीज़ का मेंबर भी रहा, और फोर्थ ईयर में मैं आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। अ, और फाइनल ईयर में मैं, फिर सॉरी, फोर्थ ईयर में मैं ड्रामेटिक्स का प्रेसिडेंट था, एंड फाइनल ईयर में मैं आर्ट्स एंड फोटोग्राफी का प्रेसिडेंट था, तो मैं इन सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट भी रहा। तो एफएमएच ने मुझे इस लिहाज से मुझे बड़ा मेरी पर्सनैलिटी में ये चेंज जरूर लेकर आया है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने में एफएमएच का बहुत हाथ है। और डेफिनेट डॉक्टर तो बनाया ही है उसने मुझे, तो इसके लिए मैं एफएमएच का शुक्रगुजार हूँ हमेशा। सही सही। तो कोई मजेदार सी मेमोरी अगर आपकी कोई हो जो आपको भी याद आती हो? मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं आप, बहुत ज़्यादा ऑन द, जैसा स्क्रीन होता है ना, बच्चा एक हर जगह नजरों में होता है, वैसा नहीं था मैं बड़ा। अगेन यही कि मैं जरूर पार्टिसिपेट करता था, बट मैं बाकी टाइम पे थोड़ा पीछे ही रहता था। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा किसी की नज़रों में नहीं था, या मेरा कोई ऐसा कोई बहुत ऐसी ऑब्वियस कोई मेमोरी तो नहीं है। लेकिन ये है कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पे। कोई स्पेसिफिक मेमोरी ऐसे जिसको मैं कहूँ कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा होता हो, याद आता हो, या बहुत कोई ऐसा हो, तो नो ऐसा कोई नहीं। ये है कि हाँ, स्टेज पे मेरा जो वो खत्म हुआ, स्टेज पे मैंने बहुत वहाँ पे गया। हाँ, एक मेरी एक चीज़ जो शायद मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि शायद वो पता नहीं मैंने क्यों किया, क्या किया। ड्रामेटिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, मतलब ड्रामा जो होते हैं, स्किट्स होते हैं, उसमें जी जी। कंपटीशन, डिबेट्स में किया, मुशायरे में किया। एक चीज़ जो मैंने एफएमएच में की थी, जब मैं ड्रामेटिक्स का प्रेसिडेंट था फोर्थ ईयर में, वो मैंने स्टेज पर डांस किया था। तो वो मेरे लिए एक चीज शायद, अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ शायद ज्यादा हो गया था, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनैलिटी के थोड़ी से थोड़ा सा हट के शायद हो गया था उस टाइम पे। वो शायद आप कह सकते हैं कि एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही और आउट ऑफ द बिल्कुल वे रही मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट। तो एक ड्रामेटिक्स के फंक्शन पे मैं बीइंग प्रेजेंट भी था, और उसमें भी एक वो हम तीन क्लास वाले थे, तीन दोस्त थे, तो हमने उस पर डांस भी किया था स्टेज के ऊपर प्रॉपर, एक तीनों ने इकट्ठे मिलके। तो वो एक मेरे लिए क्या मेमोरी अच्छी। सही सही है। चलो, मैं आपको बता रहा था कि एक दो मेरे साथ भी यही हुआ कि ना, वो हमारा जिसने डांस करना था वो आया नहीं। तो अब मुझे कहते तुमने डांस करना है। ड्रामा था हमारा कोई ना, उसमें पेशेंट था, तो मुझे उन्होंने मारा हुआ था कि बच्चा बना के ना, क्योंकि मैं लगता भी तभी यंग सा था, बच्चा ही लगता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुमने लेट जाना है बस ना, डेड बॉडी बन के। तो इन्होंने क्या किया कि सॉन्ग, इन्होंने कहा अब तुमने डांस भी करना है। मैंने कहा मुझे डांस आता ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं किया। इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं थी मेरी कि मैं डांस करूँ ना। तो वो एफएमएच के कर्टन होते हैं ऑडिटोरियम में ना, तो वो कर्टन बंद हुए, हम्म। तो जब वो ओपन हुए हम्म। ना, इन्होंने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो अच्छा। 2 मिनट मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, वो डांस था क्या था मुझे नहीं पता ना मुझे सामने कुछ याद है। तो बाद में मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं यही आता है कि ठीक पता है। नहीं कौन सामने बैठा था, लेकिन मैंने डांस ना, मुझे पता मैंने क्या स्टेप्स किए हैं। लेकिन इस तरह भी हो जाता है। दूसरा ये है कि जब, हमारा डांस तो प्रॉपर था, हम तो कुछ दिन रिहर्सल भी करते रहे। अच्छा अच्छा। और शुरू जो हमने जो प्लान था वो तो ना, खैर
रिहर्सल के साथ था, बकायदा प्रॉपर स्टेप्स उसके, ये सही वो जो सही। भी है। खैर वो एक पूरा प्लान था। अच्छा अच्छा। अच्छा आप ये बताइए कि आई की फील्ड आपने फिर क्यों चूज की? इसमें इंटरेस्ट था आपका कि ड्यूरिंग फाइनल ईयर फोर्थ ईयर जो है वो इंटरेस्ट बना फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता कि स्टार्ट से ही आपको था? अब मेरे साथ जो है ना मस्ती, मेरे साथ हुआ ये कि मेरी जो हर चीज जो है ना वो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो चीज जो है ना वो लेनी पड़ी, करनी पड़ी। अदरवाइज प्लान तो कुछ और होता था मेरा। मेरे साथ एक मिस है, ये हुआ कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरी अभी मेडिसिन में सप्ली। सही अब वो सही। सप्ली बड़ी अजीब गरीब किस्म की सप्ली। वो, वो ये सप्ली ऐसी थी कि मेरी जो प्रोफेसर थी, इंटरनल एग्जामिनर थी, उनको टोटल मार्क्स का नहीं पता था वाइवे के। तो अच्छा अच्छा। टोटल मार्क्स में 210 थे 105 था। शी थॉट के 200 हैं। उन्होंने उस हिसाब से मुझे 103 दे दिए, पासिंग मार्क्स दे दिए। बट वो सम हाउ बैड लक कि वो 105 थे पासिंग, तो मेरी वो लग गई हम्म। सप्ली। मेरे लिए खैर काफी शॉकिंग था, क्योंकि एग्जामिनर बड़ी सख्त थी, नंबर नहीं देती थी, ऊपर से नंबर उसने पास तो कर दिया, बट वो तो खैर मैं तो फेल हो गया, उसमें सप्ली लग गई मेरी। उन्होंने तो पास ही किया अपनी तरफ से, लेकिन वो फ्यूचर सप्ली आ गई। पर वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। बाकी मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, और फिर एक सप्ली ऐसी जो कि मेरी ना हो और मुझे गलती से लगा दी जाए। और भी मेरे हम्म। साथ और भी कुछ लोग थे जिनके साथ ये हादसा हुआ था, मेरी क्लास आपने फेलोज। सुना था एक दफा एक बैच के साथ खैर हुआ था फिर इस तरह? हाँ जी, बस वो हम ही थे बदकिस्मत। ये बड़ा मशहूर है एफएमएच का। अभी तक जो है बिल्कुल ना बिल्कुल। लोगों को ये नस्ल दर नस्ल, क्लास दर हाँ क्लास ये किस्सा सुनाया जाता है कि एक बैच था बदकिस्मत, उससे कुछ बदकिस्मत स्टूडेंट थे जिनके साथ ये वाकया हुआ था, थैंक्स टू आवर इंटरनल एग्जामिनर। खैर वो मैं उन्हीं का सताया हुआ हूँ। फिर वो खैर हाउस जॉब हमारी स्टार्ट हुई, आपको पता है, फिर 3 महीने हाउस जॉब लेट हो गई हमारी। हाउस जॉब सही जब सही। शुरू हुई तो हाँ। हमारे टाइम पे होती थी 6 मंथ्स की हाउस जॉब, 6 मंथ की दो, मॉड्यूल हम्म। सिस्टम नहीं था। तो मैंने फिर 6 मंथ मेडिसिन की और 6 मंथ सर्जरी की। मेडिसिन जो है ना वो 6 मंथ मेरी बहुत अच्छी गई, क्योंकि मैंने फिर सप्ली में जब मेडिसिन पढ़ी मैंने बहुत अच्छी और ही अच्छी पढ़ी। इतनी अच्छी पढ़ी कि मैंने सिर्फ मेडिसिन में अपने 70 मार्क्स इंप्रूव किए, टोटल 70 मार्क्स जबरदस्त। मेरे इम्प्रूव हो गए सिर्फ सप्ली के अंदर। तो बाकी मेरी 6 मंथ सर्जरी, जब मैं सर्जरी शायद इतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था ओपन सर्जरी में। लेकिन अब आजकल लेप्रोस्कोपी का ज़माना है, तो लेप्रोस्कोपी मुझे खास फैसिनेट नहीं की, ज़्यादातर लेप्रोस्कोपी हो रही थी। तो खैर मैंने अपने सर्जरी के प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की कि मुझे जल्दी रिलीव कर दिया, आप 3 मंथ्स बाद रिलीव कर लें, मैं कोई और ज्वाइन कर लूँगा डिपार्टमेंट। सही तो सही। मैंने एक डिपार्टमेंट से बात कर ली, नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बात खुलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। डिपार्टमेंट के हेड से मैंने बात कर ली कि मैं प्रोफेसर से, तो उन्होंने खैर मुझे कर दिया। लो, कोई बात नहीं, if तुम यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, सही जब मैं सही। उनसे 3 महीने बाद लीव लेके उन हेड के पास गया जिनसे मैंने बात की थी कि मुझे अब रख लें, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, और वो अच्छा। कहते हमारे पास सीट नहीं। अब खैर मसला ये हुआ कि सर्जरी से मैं आ गया, अगलों ने मुझे लेने से इनकार कर दिया पहले वादा फंस गया करके। आप? मैं बड़ा, मैं फंस गया, मैं ना पीछे जा सकता हूँ, आगे मेरे पास डेड एंड है। तो मेरी एक क्लास फेलो थी, वो आई में उस वक्त, क्योंकि अब ये लास्ट 3 मंथ्स थे, बाकी मेरे क्लास फेलो उसकी हाउस जॉब खत्म हो गई थी। हाँ अब वो जो कोई ना एनुअल कोई में एमओ पास हुए बन हैं गया वो था, तो खत्म होगी होगी। एमओ बन गया, डेमो बन गया, या फ्री होके घर बैठ के पार्ट 1 की तैयारी कर रहा है। तो मेरी वो क्लास फेलो थी, वो आई में एमओ थी, एमओ लग गई फौरन नेक्स्ट डे से ना। उसने मुझे कहा कि आप आई में आ जाओ, आई में कर लो आप, अपने 3 महीने पूरे कर। तो मैंने कहा यार आई में खैर मुझे आई बहुत खास पसंद थी, मैं कहा यार आई में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो, कहते आप अपना टाइम पूरा करना है, आप आगे कर लो, 3 महीने है ना, और टाइम ज़ाया नहीं होगा। मैंने कहा चले हाँ ये बात ठीक है। तो मैंने जब आई से बात की कि हम रख लेंगे आपको, देवर नाइस पीपल, ने कहा हम रख लेंगे, लेकिन पेड नहीं होगी हाउस जॉब क्योंकि हमारे एचएस तो पूरे हैं, और आप कहीं और से आ रहे हो, तो पेड तो नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा यार ये तो अजीब बात होगी, एक तो आई में हाउस जॉब करें ऊपर से अनपेड करें। हम्म। खैर मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थी ना, तो वो बैकर आर नॉट द चूजर्स वाला हाँ। हिसाब किताब था, मुझे फिर वो करना ही करना था। मैंने फिर सही। आई में जो है फिर मैंने कर ली, ज्वाइनिंग दे दी।
अच्छा, फिर मेरा इंटरेस्ट क्योंकि आई में था ही, तो मैं फिर ये करता था कि आई में जाके बैठ जाता था ऐसे ही हल्का फुल्का काम करके ना। अ, अपने पार्ट वन की तैयारी मैंने शुरू कर दी कि मेडिसिन में पार्ट वन करना है मैंने। नहीं सही। फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दी मैंने। हमारे आई में दो एमओस थे उस वक्त, एक तो वही मेरी क्लास में थे और एक और सीनियर थे, वो एमओ शिप गए थे। तो मीन अभी मेरे आउट को 20 दिन हुए थे, तो मुझे एक दिन मेरे पास आए, कहते यार तुम्हें मुबारक हो, तुम एमओ हो गए हो। तो मैंने कहा भाई कैसे मैं एमओ हो गया, हम्म, मैं तो हाउस जॉब कर रहा हूँ। कहते हैं मैंने रिजाइन कर दिया, तुम्हें ऑनररी एमओ प्रमोट कर दिया गया, अब वाह। तुम मेरी सीट पे एमओ हो। मैं अपनी हाउस जॉब पे ही एमओ हो गया। तो मजे की बात यह कि जब मंथ गुजरा, नेक्स्ट मंथ मेरी पे भी आ गई। तो हम्म, पे भी आ गई है, प्रमोट भी हो गया, सब भी। और उन्होंने कहा ये एमओ की सीट अभी आप ऑनररी हो, जैसे आपकी हाउस जॉब खत्म होगी आपकी यही सीट परमानेंट हो जाएगी। तो मेरी जॉब भी आगे कंफर्म हो गई। फिर मीन वाइल मैं पार्ट वन की तैयारी अपनी मेडिसिन में कर ही रहा था। जब पार्ट वन की बारी है ना, तो मैं और हम, वही मेरी कोलीग जिसने मुझे कहा था आप आ जाओ आई में, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना पार्ट वन का। हमारे टाइम पे वो रिटर्न फॉर्म फिल करके सबमिट कराना होता था। हम्म। तो वो स्पेशलिटी की बारी आई, तो वो उसने कहा कि किस में करना है। मैंने कहा मेडिसिन में करना है। तो कहती आई में कर लो। मैं कहा मुझे तो आई ना आती अच्छा। है ना मुझे पसंद है। तो वो कहती कि चलो कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट दे दो, और पहली अटेम्प्ट में तो किसी किसी के पार्ट वन होता है, हम्म नहीं होगा तो मेडिसिन में कर लेना अगला। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे कहता मुझे कौन सा, मेरा कौन सा पार्ट वन हो जाएगा, मैं कोई हम्म, लाइफ हाइक तो हूँ नहीं बहुत। खैर मैंने वो टर्मोलॉजी लिख के पार्ट वन के फॉर्म पे जमा करा दिया अपना सीपीएससी में। पार्ट वन जो हो गया हमारा, जब हुआ एग्जाम, रिजल्ट आया, तो मैं पार्ट वन क्लियर कर गया। वाह बस फिर माशाल्लाह। जब पार्ट वन क्लियर कर गया, फिर आगे ऑफ्थल्मोलॉजी रखनी पड़ेगी मुझे। सही सही। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट होता गया। डेफिनेटली। फिर हम्म देखिए जब ऑफ्थल्मोलॉजी में आया तो मुझे पता चला कि बहुत वास्ट फील्ड है, क्योंकि हमारे हम्म माइंड में ये होता है कि आई जो है वो बहुत छोटी सी फील्ड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि आई एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए। ये तो है। हम भी जब फिर वार्ड्स में जाते थे तो पहले यही लगता था कि सीनियर्स भी यही कहते थे आई है कुछ भी नहीं है इस तरह। लेकिन जब हमारा वाइवा हुआ है एक्सटर्नल जो है वो बहुत सख्त था आई का। मुझे उनका नाम नहीं याद लेकिन वो बहुत सख्त है ना, उन्हें सप्लीज भी लगाई काफी। तो फिर क्योंकि लड़कियों का पहले होता था लड़कों का बाद में होता था वाइवा उसकी, तो लड़कियों ने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि भाई काम खराब है। तो तब जब हमने पढ़ना शुरू किया सही तो बाकी हम्म। पता चला कि इसमें बहुत कुछ है। ये कोई छोटी फील्ड नहीं, इसमें वाकई ऐसा ही है। बहुत कुछ है। बिल्कुल। अच्छा आप बताएं फिर जो इम्पोर्टेंट आई रिलेटेड जो इश्यूज हैं जो आजकल ज्यादातर चल रहे हैं जो आप देखते हैं आजकल यंग पीपल में। नहीं, आजकल सबसे बड़ा इश्यू तो जी नज़र की कमजोरी है, हम्म क्योंकि बच्चों में ऐनकें लगने का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये सबसे कॉमन चीज़ है, और ये इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से एक तो नज़र कमज़ोर हो रही है, और दूसरा आंखों में टेढ़ापन भी आ रहा है। अगर नज़र सही कमज़ोर सही। होती है, टाइमली ऐनक नहीं लगती बच्चों में, तो आंखों में टेढ़ापन भी, इसे भैंगापन स्क्विंट कहते हैं, वो भी आ जाता है। हम्म। ये सबसे कॉमन चीज़ है जो आज। फिर अगर नज़र ना भी कमज़ोर, तो आई स्ट्रेन, आई के ऊपर पेन, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सब इस फैक्टर जो है ना, स्क्रीन यूज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। ये कॉमन आजकल सबसे टॉप पे मसला है। बाकी तो कुछ मसले हैं वो चलते ही रहते हैं, जिस तरह हम्म, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो उसकी वजह से आंख के हाँ। पर्दे, रेटिना खराब हो जाता है, हाइपरटेंशन हो, कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हो जाती है विद एज, और डायबिटिक्स वगैरह में ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ये कॉमन चीज़ें जो आजकल हमारी आई की फील्ड में होती हैं, वो शुरू से ही हैं। यही कॉमन हम्म। चीज़ें हैं ज़्यादा। अच्छा बाकी मेरे तो जैस जी जी। सीजनल होती हैं, जिस तरह वायरल कंजक्टिवाइटिस एक सीजन आता है, एक एक हाँ। एपिडेमिक आती है, या सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आता है। मौसम स्प्रिंग में ज़्यादा होता है, समर्स में ज़्यादा होता है, ड्राइनेस हम्म। ज़्यादा हो जाती है समर्स के अंदर। ये चीज़ें तो सीजन के साथ साथ चलती हैं। अच्छा मेरे जैसा बंदा जो गेमिंग वगैरह भी करता है और जब बंदा गेमिंग करा फिर टाइम का पता नहीं चलता कि 5 घंटे गुजरे हैं 6 गुजरे हैं 7 गुजरे हैं। तो उसके लिए क्या है कि ब्रेक्स लेके बंदा करे या क्या करे, क्योंकि घर वाले तो मेरे कहते हैं तुमने अंधा हो गेमिंग जाना एक है। बहुत बड़ा फैक्टर घर वाले है। मुझे ऐसे कहते ही हैं है तुमने गेमिंग अंधा हो जाना है। मुझे मुझे जो ऐनक लगी है ना, वो वीडियो गेम्स की वजह से ही लगी है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता तो कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स बहुत खेलता था मैं, तो मुझे ऐनक उसी वजह से लगी है।
लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सही। देखें, जिसने भी स्क्रीन यूज करनी है ना आजकल, अब आजकल तो खैर वैसे ही प्रोफेशनली भी स्क्रीन यूज बहुत ज्यादा होती है, लोगों का कंप्यूटर पे हम्म। बहुत ज्यादा काम है। जो भी फ्रीलांसर्स हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जिन लोगों का काम भी कंप्यूटर के ऊपर है, उनके लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आपने अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करनी है ना, कोई भी मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, डेस्कटॉप पे, जो भी है, आपने ब्रेक्स लेनी है। और ब्रेक्स ऐसे कि हर 20 मिनट के बाद आपने 2 3 4 मिनट का वक्फा लेना है। अच्छा और अच्छा। उस वक्फे के दौरान आपने जो है ना अपना फोकस दूर कर लेना है। दूर से मुराद ये है कि आप छत को देखें, दूर दीवार को देखें, खिड़की से बाहर देखें, आसमान को देखें। ये फोकस अपना नज़दीक से उठा के दूर ले जाएं। ये आपकी आंखों पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है ना, उसको कम करता है। और सही सही। आपकी आंखों की फटीग को कम करता है। तो एहतियात ये होती है कि आप, अगर आपकी बहुत मजबूरी है कि आपने बहुत स्क्रीन यूज़ करनी है, तो आपने ब्रेक्स ले लेके स्क्रीन यूज़ करनी है। सही यानी हर सही। 20 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट का वक्फा लें, और उस वक्फे में आपने दूर देखें आप। ठीक ठीक। वैसे मुझे जो ग्लासेस लगी थी वो माइक्रोस्कोप देखने की वजह से लगी थी, लेकिन घर वाले अभी भी सारे कहते हैं कि तुमने जो ये यूज किया है ना और अभी भी यूज करते हो। तो मैं कहता हूँ किताबें भी तो छोटे छोटे वर्ड्स हम पढ़ते हैं, कहते नहीं वो किताबें हैं उसमें से कोई लाइट नहीं निकलती। बिग फैक्टर है बच्चों में, जो बच्चे हाँ बहुत ज्यादा झुक के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, हाँ। कम रोशनी में पढ़ते हैं, किताब को बहुत करीब रख के पढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हिफ्स कर रहे होते हैं कुरान पाक, उनको जी भी जी। अक्सर ऐनक लगती है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत, आपने देखा होगा, बहुत नजदीक रख के पढ़ रहे हाँ हाँ, होते हैं, ऐसे ही वो और इधर रख के पढ़े। घुटने पर रख के पढ़ रहे होते हैं, और बार बार ऐसे ऐसे। हम्म। और एक तो वो पढ़ भी बहुत ज्यादा रहे होते हैं, माशाल्लाह, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो वो ये है कि बहुत ज्यादा नियर फोकस करने की वजह से नजर भी उनकी उसके लिए कमजोर हो जाती है। तो ये है कि आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, जितना मर्जी पढ़ें, लेकिन एक थोड़ा गैप रख के पढ़ें, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ें, और थोड़ा गैप्स लेके पढ़ लें, ताकि सही। आंखों को थोड़ा रेस्ट मिले। अच्छा, दूसरा ये लेजर सर्जरीज के बहुत मिथ्स हैं आजकल ना, कि कोई कहता है कि लेजर सर्जरी ना करवाना, अब जो है वो इससे जो है वो लेंस वीक हो जाता है, कोई कहता है टेढ़ा हो जाता है, मुख्तलिफ जो है वो। क्योंकि लोग हमसे भी पूछते हैं, जाहिर बात आती है, वो कहते हैं कि हमने करवाना है इस तरह, तो कहते हैं किसी का लेंस टेढ़ा हो जाता है, किसी की परमानेंट चली जाती है। तो इसके बारे में क्या मिथ्स हैं, ये रियलिटी है? ये कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज की होती एक्चुअली है, लेकिन इतना लोगों ने जो है बिल्कुल वो ऐसे। ज्यादातर इसको बुरा समझा हुआ है कि ये जो है ना ये नहीं करवाना आपने। देखिए, असल में लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं कि लेजर सर्जरी है क्या। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि लेंस का लेजर से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली चीज तो ये है। सही अगर सही। हम ऐनक उतारने वाले लेजर की बात करें ना, उसका जो आंख के अंदर लेंस पड़ा है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि इस लेजर के अंदर हमने आंख के अंदर तो जाना ही नहीं है। ठीक ठीक। हमने आंख की ऊपरी सतह पे रहना है। आंख की जो बैरूनी पुतली होती है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, हम बिल्कुल उस पे बिल्कुल। लेजर लगाते हैं। और लेंस होता है आंख के पीछे अंदर पड़ा हुआ, कॉर्निया के पीछे पड़ा हुआ। तो लेंस को तो हम छेड़ ही नहीं रहे। दूसरी ठीक बात ठीक। ये है कि कॉम्प्लिकेशन तो आपने कहा हर चीज़ की होती है, सड़क पे चलने की हम्म। कॉम्प्लिकेशन भी है। हाँ। गाड़ी लग सकती है आगे। कोई भी प्रोसीजर मेडिकल फील्ड में सेफेस्ट तब जाना जाता है जब उसका कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो। सही तो सही। लेजर सर्जरी कॉम्प्लिकेशन रेट मिनिमम है। और इट इज द हम्म। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म कॉस्मेटिक सर्जरी वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा ये परफॉर्म होती है कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक लेजर। इसमें ऐसा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खास्ता नहीं है जिसकी वजह से आंख जाया हो जाए। ठीक ठीक। ऑल्दो कॉम्प्लिकेशन है, रिपोर्टेड भी हैं, बहुत मिनिमम रेट है, और लेकिन ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो ट्रीटेबल ना हो। और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं जिनकी आइज सूटेबल ना हो और उनमें लेज़र कर दी जाए। अगर ठीक आप ठीक। अनएक्सपीरियंस सर्जन के पास चले गए हैं, या जिसकी स्पेशलिटी नहीं है उसके पास चले गए हैं, आपके लेज़र होना नहीं बनती, उन्होंने आपकी कर दी है, तो डेफिनेटली सर मेरी लेज़र, अब लोग मुझसे, मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कितने लेज़र्स करते हैं ऐनक उतारने वाली, आप खुद क्यों नहीं कराते? हम्म। तो मेरी आइज सूटेबल नहीं है लेजर के लिए, इसलिए मैं नहीं कराता। मेरी ठीक आइज ठीक। वो पैरामीटर्स पूरे कर ही नहीं रही जो लेजर के लिए हम्म। जरूरी हैं। अगर होती तो मैं जरूर कर लेता। ठीक ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना वो काफी लोगों ने मुझसे कहा कि पूछना है। ये जो फीमेल्स आर्टिफिशियल लेंस लगाती हैं, और वो मार्केट में लेंस तो होते हैं फन टाइम 6 मंथ और वो, लेकिन वो शॉपकीपर बताते नहीं है उनको कि इसकी जो है वो ड्यूरेशन कितनी है, तो वो एक लेंस ही जो है वो डाल देते हैं उसमें जो साथ मिलता है वाटर उसका, और सालों साल वही चलता है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये करना चाहिए लगाना चाहिए, देखें, क्या है इसके बारे में? अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं तो कॉन्टैक्ट लेंस के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल साफ सी जो बात है। क्योंकि मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस कॉन्टैक्ट लेंसेज की देखी हुई है ना, अपने 13 साल के आई के एक्सपीरियंस के अंदर,
तो वो बहुत खौफनाक है। मैंने एक ऐसी लड़की को देखा, पेशेंट आई जिसकी 1 घंटे बाद जिसकी शादी थी, और उस सही बेचारे सही। की आंखें जो है ना वो खराब हो चुकी थी कॉन्टेक्ट लेंस ओहो। लगाने की वजह से। और 1 घंटे बाद उस बेचारी की शादी थी, तो दुल्हन बनी हुई थी और मेरे पास आई थी, मेरे क्लिनिक पे। मतलब ऐसी ऐसी खतरनाक कम्युनिकेशन मैंने देखी है और इस स्टेज पे। और मैं शुरू से कॉन्टेक्ट लेंस फिर मैंने मेरी एक मेडिकल फील्ड में मेरी कोलीग थी, उनकी दोनों आंखों की क्रेटोप्लास्टी यानी कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ हुआ था। क्यों? कॉन्टेक्ट लेंस रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, ओहो। कॉर्निया उनका खराब हो गया था, तो दोनों कॉर्निया हम्म। ट्रांसप्लांटेड थे। इतनी सही खतरनाक सही। कॉम्प्लिकेशन होती है ना अगर कॉन्टैक्ट लेंस की हो जाए तो। ऑल्दो होती है, माइन्यूट भी होती है, लेकिन अगर हो जाए खतरनाक तो बहुत हाँ खतरनाक वो तो होती है। तो क्योंकि आई आई कॉर्निया तो नेवर एडवाइस पेशेंट। ए वेस्कुलर हाँ, स्ट्रक्चर है, तो वो तो एक आई दफा हो ऑलवेज गया। से ग्लासेस लगाएं, ग्लासेस लगाएं, ग्लासेस नहीं लगाने तो आप लेजर करवा लें, दैट्स इट। आई नेवर से देम कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। ऑल दो लगाते हैं लोग, साल साल लगाते कहते हैं हम डॉक्टर साहब हम तो कई सालों से लगा रहे हैं, सही चल हाँ रहा है। मैं ऐसी कह है। रहा हूँ ठीक है, गुड लक है, लेकिन आपको हम्म। सिर्फ एक दफा बैड लक होनी आपकी है। गुड लक होने के लिए आपको हर दफा गुड लक होना जरूरी है, और बुरा होने के लिए जस्ट एक दफा बैड लक हाँ होना एक दफा। जरूरी है आपको। वो खुदा ना खास्ता कभी भी हो सकती है, तो आप इस तरह हाँ उसको ना ट्रीट करें। सो मैं तो कहता चला करना है आप करें, आपकी मर्जी है, बट एक तो ये है कि आप एक्सटेंडेड वेयर ना पहने। आप दो ठीक तीन ठीक। चार घंटे पार्टी वेयर पहने, उसके बाद आप छोड़ उसको उतार दें। प्लस उनको ठीक ठीक। बहुत 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 एहतियात और सफाई से यूज करें, उसका सोल्यूशन आप रेगुलरली चेंज हाँ करें, कि इसका अच्छा सोल्यूशन यूज करें। अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करके एयर ड्राई करें, किसी टॉवल या टिश्यू से ना करें, एयर हाँ। ड्राई करें। फिर हाथ में सोल्यूशन डाल के, लेंस डाल के उसको फिर लगाएं। जब आपने दोबारा उतारने हैं तो हाथ वॉश करके एयर ड्राई करें, देन उतारें। किसी टॉवल टिश्यू को यूज ना करें, केस का पानी फिर चेंज करके नया पानी डाल के फिर केस को डालें। और सोल्यूशन आपने यूज करना है, आम टैप वाटर से केस को नहीं धोना। तो ये हम्म। सब चीजें करनी पड़ती हैं आपको। फिर सही कॉन्टेक्ट लेंस सही। लगा के सोना नहीं है, नहाना नहीं है, ये सब हाँ चीजें हैं फिर उसके। ठीक ठीक। अच्छा एंड पे आप हमारे चैनल के बारे में कोई आप एडवाइस देना चाहें, या मेरे बारे में कोई बात करना चाहें, कुछ भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो आप मेरे बहुत अच्छे जूनियर और स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम्म। बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बल्कि एक दो जगहों पे आपने मेरी हेल्प भी की हुई है। तो बीइंग अ पर्सन, यू आर नाइस पर्सन, यू वर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू वर अ वेरी नाइस एंड रिस्पेक्टफुल जूनियर। एंड सेकेंडली, ये जो आप कैजुअल टॉक करते हैं अपने चैनल के ऊपर हम लोगों के साथ और भी अच्छे लोगों के साथ, ये बड़ी मजे की चीज़ है। मैं यूजली इस हम्म। चीज़ के लिए रिलक्टेंट होता था, आपको पता ही सही है सही। कि काफी अरसे बाद आपके हाथ आया हूँ मैं। हाँ लेकिन काफी। इट इट मैंने भी बीच में मेरा इट थीसिस था, तो मैंने वो ये काम छोड़ा हुआ था। अब मैंने सबमिट करा दिया, मैंने कहा ये दोबारा शुरू करता हूँ, और अब्दुल्ला बस भाई से फिर ही शुरू इंशाल्लाह करना है आपके मैंने। साथ। नहीं, लेकिन अब मजा आया आपके साथ बात करके, और मैं तो हम्म। कहता कि अब आइंदा हम बात करते रहेंगे, हमारे बहुत सारे आई रिलेटेड इश्यूज हैं जिन पे हम मजीद इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। तो मुझे मजा आया बहुत, और आपका डेफिनेटली चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। और मैं यही कहता हूँ कि आपके जितने भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितनी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं, बातें करते हैं हम लोगों से, इंफॉर्मेटिव भी। और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि लोगों के ना पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए ज़िंदगी के। ऐसे ही है, तो ऐसे हो ही है। सकता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें किसी की भी लाइफ से आपको पॉजिटिव मिल रही हो, आप वो सीख सकें। तो चूंकि इस इंटरव्यूज में, इस टॉक में आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, उनकी स्ट्रगल के बारे में, कैरियर के बारे में, तो हो सकता है इंडायरेक्टली वो किसी के काम भी आ जाए। तो डेफिनेटली आप, मैं आपके देखने वाले को यही कहूँगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि आपके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की मजे मजे की मीटिंग्स को देख सकें, हम्म। बातें सुन सकें हमारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो लाइव भी एक सेशन जो है ना वो कहीं करेंगे, और वहां पे क्वेश्चंस पहले मैं ले लूंगा लोगों के ना, ताकि फिर हाँ बेसिकली एग्जैक्टली, यही है नहीं कि ये हाँ। ऐसा हो करेंगे हम, ताकि लोगों को जो भी क्वेरीज क्वेश्चन है आई रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ, मेरी कोशिश होगी मैं उनका जवाब जरूर दूं उनको। चले थैंक यू सो मच भाई, आपने टाइम दिया इतना, इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की वेलकम। आपने, पर्सनल चीजें शेयर की। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। वेलकम। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।